मवेशियों में होने वाली एक बीमारी लंपी स्किन डिसीज बहुत ज्यादा पाई जा रही है। महाराष्ट्र में ये बीमारी गाय, बैल और मवेशियों में बड़ी तेजी से फैल रही है। ये एक मुताद्दी बीमारी यानी संसर्गजन्य या कॉन्टेजियस डिसीज है, जो एक प्रकार के विषाणु या जरासीम या वायरस से होती है। इस बीमारी में गाय, बैल की जो है चमड़ी पर बहुत ज्यादा नोड्यूल्स या सारी गांठियां आ जाती है। इस बीमारी के विषाणु जरासीम का ताल्लुक पॉक्स वायरिडी से है और इसका जीनस जो है कैप्रीपॉक्स वायरस है। जो बुजुर्ग हजरात 1960 से पहले थे और वो अगर स्मॉल पॉक्स या चेचक या देवी के मरीजों को याद कर सकते हैं तो वो याद कर ले कि लंपी स्किन डिसीज ये उसी प्रकार की एक बीमारी है। लंपी स्किन डिसीज सबसे पहले 1929 में साउथ अफ्रीका में पाई गई। 1988 में ये बीमारी इजिप्ट या मिस्र में डिटेक्ट हुई। फिर ये बीमारी पूरे अफ्रीका यानी अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया में फैलती गई और अब इसका खतरा सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप पर लाहक हो गया है। रोग प्रसार या ट्रांसमिशन कीड़ों के जरिए यानी मच्छर, मक्खी या बाइटिंग फ्लाइज और टिक्स, गोचड़ियों के जरिए होता है और डायरेक्ट एनिमल्स के कांटेक्ट से भी होता है। यानी गाय के करीब अगर एक इन्फेक्टेड गाय है, बीमार गाय है, उसके करीब अगर दूसरी गाय है तो वो गाय अफेक्ट हो सकती है। इसी तरह से अनस्टरलाइज सिरिंज एक जानवर को यूज करने के बाद अगर दूसरे जानवर को इस्तेमाल की जाती है तो उससे भी ये बीमारी हो सकती है। डायरेक्ट यानी डायरेक्ट कांटेक्ट पे हो सकती है। ये वेक्टर से भी होती है। वेक्टर यानी जो मच्छर, मक्खी है, ये वेक्टर बायोलॉजिकल वेक्टर नहीं होता है, ये डायरेक्ट मैकेनिकल वेक्टर होता है। पैथोजेनेसिस या रोग जनन। लंपी स्किन डिसीज इज अ सिस्टमैटिक डिसीज with cell associated viremia proceeding to lymphadenopathy। यानी इस बीमारी में जब वायरस शरीर में जरासीम में या विषाणु जब दाखिल होते हैं तो लिम्फ नोड या गुदूद का जो है सूजना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है रक्त की जो पेशियां होते हैं मोनोसाइट, ये सेकेंडरी इन्फेक्शन को फैलाती है। उसके बाद जो है जिल्द सूजने लगती है, लाल होती है। उसके बाद जो है हाइपरप्लासिया या बलूनिंग डीजनरेशन जो है पेशियों का होता है और वेसिकल्स या छोटे छोटे माइक्रो वेसिकल्स बनते हैं और ये जो है जिल्द के अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है फिल्टर करते हैं और बाद में ये जो एपिडर्मल माइक्रोवेसिकल्स जो होते हैं ये कोलेज होकर या एक जगह मिलकर बड़े बड़े वेसिकल बनते हैं और ये रिजल्टेंटली क्विकली अल्सरेट होते हैं या अल्सर में तब्दील होते हैं। इस बीमारी के क्लिनिकल साइंस या बीमारी की अलामतें क्या है? इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 14 दिन होता है। यानी जरासीम या वायरस बॉडी में दाखिल होने के बाद 4 से 14 दिन में जो है ये बीमारी होती है। बुखार, तेज बुखार 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1 हफ्ते तक आते रहता है। गुदूद जो है सबस्कैपुलर लिम्फ नोड, पेरिफेमरल लिम्फ नोड्स, ये जो है सूज जाते हैं। पूरे जिल्द पर 1 से 5 सेंटीमीटर के नोडुल या गुत्थियां आना शुरू हो जाती है।
ये जो नोड्यूल्स है ये आप जानवर के जो है नेजल यानी नाक में, मुंह में और जेनाइटल ट्रैक्ट पे दिखाई देते हैं। नेक्रोटिक प्लेक्स ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन में भी दिखाई देते हैं। और इसके बाद ये प्यूरुलेंट और म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज, बहुत ज्यादा सलाइवेशन, all layers of skin, subcutaneous tissue and sometimes even the underlying muscles यानी कोष्ठ का जो हिस्सा है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। नोड्यूल ऊपर जिल्द से जो अंदर जाते हैं सबक्यूटेनस टिश्यू में, जिल्द में, और उसके बाद मसल्स तक के ये जाते हैं ये नोड्यूल्स। ऐसी सूरत में जो है अगर गाय है तो उसका जो है दूध देने की क्षमता कम हो जाती है, मिल्क यील्ड ड्रॉप हो जाता है, जानवर खामोश या डिप्रेशन में चले जाते हैं, खाते नहीं, कुछ चारा वगैरह नहीं खाते, दुबले हो जाते हैं। और ये जो नोड्यूल्स आते हैं या ये गुत्थियां जो आती है ये बाद में अल्सरेशन में तब्दील हो जाते हैं और उसके ऊपर खिपली या स्कैब बनना शुरू हो जाता है। अगर ज्यादा तूल लेती है या ज्यादा दिन चलती है तो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस जो है ज्यादा सीवियरिटी में भी हो सकते हैं। कभी कभी जो है आंखों में अल्सर वगैरह होते हैं जिससे जो है जानवर जो है ब्लाइंड भी हो सकता है, वर्स्ट केसेस में अंधा भी हो सकता है, उसकी रोशनी बिनाई जा सकती है। स्किन में और लिम्स में यानी कि उसके जो है पैरों में और जिल्द में सेकेंडरी जॉइंट में जो है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जिससे लेमनेस या जानवर का लंगड़ा होना लाहक हो जाता है। मजीद जो ये के बैक्टीरियल सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से निमोनिया हो सकता है। अगर गाय दूध देने वाली है तो मास्टाइटिस या जो है मास्टाइटिस ये भी हो सकती है। डायग्नोसिस या इस बीमारी की तहकीक किस तरीके से की जाए? सबसे पहले तो क्लिनिकली जो है इसकी तहकीक आसानी से हो सकती है। क्लिनिकल डायग्नोसिस, हिस्ट्री है, उसके बाद जो है क्लिनिकल अलामतें हैं, सिम्टम्स है। दूसरी जो शक्ल है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन, स्पेसिमन कलेक्ट करके जो है ये बीमारी की तहकीक की जा सकती। कलेक्शन ऑफ ब्लड EDTA या हेपेरिन है। होल ब्लड फॉर सीरम सैंपल, सलाइवा, नेजल स्वैब और स्किन लीजन्स लैब टेस्ट के लिए लिए जा सकते हैं। और सलाइन या फार्मेलिन में भी स्किन के स्क्रैपिंग जो है खिपलियां लेना चाहिए। ये डायग्नोसिस के लिए ये सारी चीजें जो है काम आती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस से मजीद तहकीक की जा सकती, वायरस का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता जिसमें PCR है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वायरस आइसोलेशन किया जा सकता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से पॉक्स वायरस का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता। सीरोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट है और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट महंगी है लेकिन और मुश्किल है लेकिन सर्टन है। उसके बाद कैप्रीपॉक्स वायरस एंटीबॉडी का जो है एलिजा से कमर्शियल किट्स अवेलेबल है, वो डेवलप हो सकते और उससे जो है लेबोरेटरी टेस्ट और वायरस आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता। लंपी स्किन डिसीज की डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी इस जैसी जो दूसरी बीमारियां हैं इसमें इसकी जैसी अलामतें आती है तो
उनको मद्देनजर रखते हुए डिफरेंशिएट डायग्नोसिस अगर की जाए तो लंपी स्किन डिसीज की मुसद्दक तहकीकात हो सकती है। इसमें किन किन बीमारियों को नजर में रखते हुए डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना चाहिए। एक तो सूडो लंपी स्किन डिसीज होती है, या इसे जो है हर्पेस वायरस 2 टाइप 2 वायरस, ये इससे जो बीमारी होती है इसमें भी इसी किस्म के लीजन्स आते हैं, लेकिन लीजन्स की सिविरिटी या गंभीरता कम होती है और ये पीसीआर पे ये डिफरेंशिएट हो जाती है ये वायरस की। उसके बाद इंसेक्ट बाइट, अर्टिकेरिया और फोटोसेंसिटाइजेशन। अगर इंसेक्ट जो है फ्लाइज है, मक्खियां हैं, काटने वाली मक्खियां ये काटती है, या अर्टिकेरिया स्किन डिसीज होता है, या सूरज की रोशनी की वजह से जो फोटोसेंसिटाइजेशन बीमारी होती है, ये इसकी अगर तहकीक कर ली जाए तो इस लंपी स्किन डिसीज जो है इससे अलहदा की जा सकती। उसके बाद सुडोकाउपॉक्स, ये भी एक वायरस है, पैरापॉक्स वायरस है। इसकी भी तहकीक अलग से की जा सकती, इसका आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन वायरस का अलग से किया जा सकता। डर्माटोफाइलोसिस या रिंगवर्म या जो फंगल डिसीज है, इसको जो है इसकी तहकीक की जा सकती। इसके जो अल्सरेटिव सरफेस है उससे जो है इसकी जो है रोग निदान किया जा सकता। डिमोडिकोसिस या माइट से जो होने वाली बीमारी है वो बीमारी, इसके जो लीजन्स होते हैं इसके अतराफ जो एलोपेशिया या बालों का झड़ना, बाल निकल जाना, इससे तहकीक की जा सकती। इसके स्क्रैपिंग्स लेकर अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको डिमोडेक्स के जो है आर्थ्रोपोड दिखाई देते हैं। बोवाइन पॉपुलर स्टोमाटाइटिस या पैरापॉक्स वायरस, इसके जो लीजन्स है या इसके जो नोडुल्स है या अल्सर्स है ये महदूद रहते हैं मुंह तक के, और इसमें सलाइवा जो है ज्यादा हो सकता है। फिर स्क्लेरल कंजंक्टिवाइटिस जो है बेस्नोइडाइटिस होती है या ऑन्कोसर्कियासिस है, ये सारी की जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कहने का मतलब यह है कि ये सारी बीमारियों को नजर में रखते हुए कि कहीं ये बीमारियां तो नहीं है, एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना चाहिए। सबसे अहम जो चीज है वो है ट्रीटमेंट। यानी जानवर जब भी बीमार होता है तो उसका क्या इलाज किया जाए, क्या ट्रीटमेंट किया जाए। तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ये जो है बड़ी अहम चीज है। सच वायरस डिसीजेस का कोई इलाज नहीं है, कोई नॉन जो है ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे जैसे बीमारी की अलामतें जाहिर होती है, उसमें लंगड़ापन है जानवर का या उसको जो बुखार आता है उस हिसाब से जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा पस हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक देना चाहिए। उसके बाद एंटी हिस्टामिनिक जो है एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो उसकी दिया जाए। इम्यूनोमॉड्यूलेटर जैसे कि लेविमेजॉल का इंजेक्शन है या विटामिन सी के इंजेक्शन है, ये दिए जा सकते। मक्खियां ना आए इसलिए जो है टॉपिकल एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट और फ्लाई रिपेलेंट लगाई जा सकती है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि वैक्सीनेशन। आज हमारे पास जो है हिंदुस्तान में लंपी स्किन डिसीज का वैक्सीन नहीं है। हमारी मालूमात जहां तक है तो ये वैक्सीनेशन जो किया जा रहा है जानवरों में, तो ये शीप पॉक्स या गोट पॉक्स का वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में किया जा रहा है। गोट पॉक्स और लंपी स्किन डिसीज के वायरस की क्रॉस इम्यूनिटी हो सकती है। एक फैमिली में कई वायरस ऐसे होते हैं जिसमें क्रॉस इम्यूनिटी हो सकती है, जैसे कि मीजल्स और रिंडरपेस्ट, कैनाइन डिस्टेम्पर, ये पैरामिक्सोवायरिडी के वायरसेस है तीनों, और ये एक दूसरे को जो है क्रॉस इम्यूनिटी देते हैं। लेकिन शीप
पॉक्स या गोट पॉक्स से पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन करना लंपी स्किन डिसीज की इम्यूनिटी के लिए या रोग प्रतिकार शक्ति के लिए मुझे कुछ मुनासिब बात नहीं लगती है। इसके लिए जो है बाहर अटेन्यूएटेड लाइव लंपी वैक्स वैक्सीन आता है, ये इसको इंपोर्ट करना चाहिए या हमारे इंडिया में जो है ये वैक्सीन बनाना चाहिए। तो लंपी वैक्स लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन हिंदुस्तान के बाहर है, स्पेशली यूरोप में जो है एक बड़े पैमाने पे इसका वैक्सीनेशन किया जा रहा है और कई खित्ते से, बल्गारिया से, तुर्की से, यूनान से, ईस्टर्न यूरोप से ये बीमारी जो है वैक्सीनेशन के जरिए इराडिकेट की जा रही है। तो हुकूमत से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि फार्मर्स के बेनिफिट के लिए, किसानों के बेनिफिट के लिए ये वैक्सीन या तो यहाँ पे जो है लंपी स्किन वैक्सीन तैयार किया जाए या इसे जो है दूसरे ममालिक से इंपोर्ट किया जाए ताकि ये बीमारी हमारे मुल्क से जो है इरेडिकेट हो सके या इस पे कंट्रोल हो सके। आखिरी दो बातों का मशवरा या दो मुद्दों पे जो है डिस्कशन मैं करना चाहूंगा। सबसे पहला ये तो हुकूमत की तरफ से जो इदारे हैं, जो फ्रोजन सीमेन लेबोरेटरीज है, तो फ्रोजन सीमेन लेबोरेटरीज में इसकी खुसूसियत से इसकी केयर लेना चाहिए। ये जो बुल्स होते हैं या तो ये टेस्टेड हो या इनका जो भी सिलेक्शन सीमेन कलेक्शन हो रहा है और इनके जो डोजेस है वो डोजेस को सेग्रीगेट या सेपरेट करके रखा जाए। 20 या 25 दिन तक के बुल्स जिसके डोजेस है उनके सिम्टम्स देखा जाए, उनकी सीरोलॉजिकल टेस्ट की जाए, पीसीआर टेस्ट की जाए और वो अगर निगेटिव है तो इसी सूरत में ये जो है ये सीमेन के डोजेस जो है फॉरवर्ड किए जाए, इस फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, क्योंकि ये बीमारी सीमेन के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती है। दूसरी बात जो सबसे अहम है, जिसके ताल्लुक से सबसे ज्यादा फोन्स आ रहे हैं या सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या इसका गोश्त खाने से ये बीमारी इंसानों में हो सकती है। तो इस ताल्लुक से मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक गाय और बैलों का ताल्लुक है तो इसका जबिया या इसका स्लॉटर महाराष्ट्र में तो अलाउड नहीं है। अलबत्ता भैंसों का है, भैंसों में भी लंपी स्किन डिसीज होती है। या हमारे कुछ स्टेट्स है जहाँ पे बैलों का जो है स्लॉटर अलाउड है, उनके लिए ये मैसेज या फॉरेन के लोगों के लिए मैसेज मैं देना चाहूंगा कि आम बुखार में भी अगर जानवर होता है तो इसके गोश्त में, भले वो गोश्त से बीमारी इंसानों को ना होती हो, इसकी वो क्वालिटी नहीं होती है। या जहाँ पे कलिंग करते हैं कुछ पार्ट्स की, मीट इंस्पेक्शन के पास जो है रिजेक्ट किया जाता है कुछ पार्ट, वो हमारे पास जो है आमतौर पे इंडिया में जो है ये स्ट्रिक्टली इतना नहीं होता है। तो लंपी स्किन डिसीज में चूंकि स्किन अफेक्ट होती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू अफेक्ट होता है, मसल्स अफेक्ट होते हैं, लिम्फ नोड्स अफेक्ट होते हैं, स्प्लीन अफेक्ट होती है, लंग्स अफेक्ट हो सकते हैं, अडर हो सकता है, लीवर हो सकता है, ट्रैकिया उसका अफेक्ट हो सकता है, नेजल कैविटी अफेक्ट होती है। तो ये सारी चीज़ों की क्वालिटी नहीं है। अगर ये हम लोग जो है गोश्त में इस्तेमाल करते हैं एज ए फूड, तो ये क्वालिटी लेस फूड। अगर इसको बॉईल करने के बाद इससे इंसानों में बीमारी ना होती हो तो भी इनकी क्वालिटी खत्म हो गई है। तो ये सारी चीजें लंपी स्किन डिसीज में जो भी ऑर्गन्स होते हैं आफ्टर स्लॉटर, दे आर टू बी रिजेक्टेड। ये मेरी जाती राय है। तो इन दिनों में जब एपिडेमिक फॉर्म पे है, पैंडेमिक है लंपी स्किन डिसीज, तो इस सूरत में जो है इस गोश्त से इज्तनाब करना चाहिए या इसे एहतियात करना चाहिए। और जो मीट इंस्पेक्टर्स है वो स्ट्रिक्टली मीट इंस्पेक्शन करे। जो जिनकी जो है जो गोश्त की जो है क्वालिटी खराब है उसे रिजेक्ट करे और जितना मुमकिन है जितना खाया जा सकता वो गोश्त जो है बॉईल करके कंज्यूमर के लिए जो है फरोख्त किया जाए। लेकिन एहतियात यही होगी कि ये गोश्त
गोश्त से जो है परहेज किया जाए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।